इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है ना? मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है ना? सुनाई दे रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसा मनोज जी ने अभी बताया, अभी हमारा चर्चा का विषय है कि व्यक्ति के प्रारंभिक काल की जो शिक्षा है, हाँ जी बिल्कुल साफ आ रही है। प्रारंभिक का हाँ जी, हाँ जी, व्यक्ति के प्रारंभिक काल की जो शिक्षा है उसका पूरे जीवन पर कैसा प्रभाव रहता है। वास्तव में हम लोगों को एक अत्यंत मूल्यवान विषय का लगभग नहीं के बराबर ज्ञान है। आज इस विषय पर भारत में हजारों वर्षों से जिसका शास्त्र बनाया गया है, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और व्यवहार भी बनाया गया है, परंतु पिछली 2-3 पीढ़ियों से हमने इसको भुला दिया है। ऐसी कुछ मूल बातों पर विचार करेंगे। ये बातें करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत उच्च विद्या विभूषित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पैसे वाले होने की आवश्यकता नहीं है, शहर में रहने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत आधुनिक होने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझदार होने की आवश्यकता है। और मैं मानती हूँ कि हम सब लोग समझदार हैं। दूसरा, कुछ बातों को सही ढंग से समझने की और उसके अनुसार हमारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने का साहस होने की आवश्यकता है। इतना कहकर मैं छोटे बच्चों के विकास में, छोटे बच्चों की शिक्षा में हम लोगों ने कौन सी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत सीधी सादी समझ में आने वाली बातें बताने जा रही हूँ। पहली बात है, किसी भी व्यक्ति का जीवन शुरू होता है वह गर्भाधान संस्कार से शुरू होता है। अब गर्भाधान संस्कार हमारे यहाँ 16 संस्कारों में सबसे पहला है। गर्भाधान संस्कार से हमारा इस जन्म का जीवन शुरू होता है। इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में हम कहीं पर थे, अब इस जन्म में हम माँ के कोख में आए हैं। हमारा जीवन तो पूर्व जन्म से ही चल रहा है, इस जन्म में भी चलेगा, लेकिन एक पड़ाव था, हम पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए और फिर इस जन्म में हम माता की कोख में आए। तब से लेकर हमारा इस जन्म का जीवन शुरू हुआ। गर्भाधान संस्कार जब माता का होता है तब गर्भाधान हुआ नहीं होता है। आप इस बात को ठीक से समझिए कि गर्भाधान संस्कार होता तो है माता पर, लेकिन वो होता है आने वाले बालक के लिए। अतः उस समय माता और पिता और घर के लोगों के मन में आने वाले बालक को लेकर जो विचार आते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो मंत्र बोले जाते हैं, जो शारीरिक स्थिति होती है, जैसा वातावरण होता है, उसका प्रभाव आने वाले बालक पर पड़ता है। आप ठीक से समझिए, बालक तो अभी कोख में आया ही नहीं है, गर्भाधान की क्रिया नहीं हुई है, संस्कार हुआ है, परंतु उस संस्कार का भी प्रभाव बालक के चरित्र पर पड़ता है और इसके माध्यम उसके माता पिता और परिवारजन होते हैं। अब प्रत्यक्ष गर्भाधान होता है,
तब पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति कैसा भाव है, उसका प्रभाव, उनकी आशा आकांक्षाएं अपेक्षाएं कैसी है, इसका प्रभाव बालक के चित्त पर पड़ता है। गर्भाधान के समय हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति की आयु, जाति और भोग तीनों तय हो जाते हैं। अर्थात वह कितनी आयु लेकर आया है वो उसी समय तय होता है। उसको जीवन में कैसे सुख दुख आएंगे वो भी उसी समय तय होता है। और उसका स्वभाव कैसा होगा, गुण दोष कैसे होंगे, वो भी उसी समय तय होता है। ये कैसे तय होता है? कुछ तो वह पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आया है, उससे तय होता है। और दूसरा माता पिता के माध्यम से तय होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता की 14 पीढ़ियां, माता की 5 पीढ़ियां और पिता की 14 पीढ़ियों के संस्कार गर्भाधान के समय जो व्यक्ति, जो जीव आया है उसके ऊपर होते हैं। अतः गर्भाधान के समय उसके पास बहुत बड़ी विरासत होती है अपने पूर्व जन्म के संस्कारों की और माता पिता की 14 और 5 पीढ़ियों की। इतना तो वह उस समय लेकर आया है। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि हमें जैसा बालक चाहिए वैसा हमें बनना चाहिए। अच्छा बालक चाहिए तो अच्छे माता पिता बनो, अच्छे माता पिता बनना है तो अच्छे पति पत्नी बनो, अच्छे पति पत्नी बनना है तो अच्छे स्त्री और पुरुष बनो। अब मैं इसलिए इस पर आग्रह पूर्वक बता रही हूं कि आजकल हमारे युवक युवतियां अच्छा स्त्रीत्व और अच्छा पुरुषत्व प्राप्त है ऐसे नहीं होते हैं, वे समर्थ नहीं होते हैं। अच्छी स्त्री और अच्छा पुरुष फिर विवाह के बंधन में बंधकर पति और पत्नी होते हैं तो पति पत्नी का संबंध एकात्म नहीं बनता है और इसलिए वे समर्थ माता पिता नहीं बनते। इसलिए पहला मुद्दा है, अगर हमें अच्छे बालक चाहिए, समर्थ बालक चाहिए, गुणवान चाहिए, तंदुरुस्त चाहिए, तो हमें माता पिता को ही समर्थ और गुणवान और अच्छे बनाना पड़ेगा। ये तो हुआ बालक के संपूर्ण जीवन पर माता पिता का और उसकी पूर्वजों की पीढ़ियों का प्रभाव। अब आगे बढ़ते हैं। पूरे 9 महीने वो माता की कोख में रहता है। इसको गर्भावस्था बोलते हैं। गर्भावस्था में माता जो खाती है, जो पहनती है, जो पढ़ती है, जो टीवी पर देखती हैं, जैसे लोगों के संपर्क में रहती हैं, जैसी आशा अपेक्षा अपने आने वाले बालक के प्रति रखती हैं, उसका प्रभाव उस गर्भ में पलने वाले बालक पर बहुत पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ गर्भिणी स्त्री की परिचर्या को बहुत महत्व दिया गया है। उसको संभालना चाहिए, उसको कभी भी अशुभ परिस्थिति में नहीं रखना चाहिए। इसको सारे अच्छे सुंदर शुभ अनुभव होने चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा है कि गर्भिणी स्त्री की संभाल कैसे रखना चाहिए, तो हाथ में छलोछल भरा हुआ दूध का प्याला लेकर हम यदि सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो एक भी बूंद नीचे न गिरे, इसलिए कितनी सावधानी रखनी पड़ती है, उतनी सावधानी रखकर गर्भिणी माता की संभाल करना चाहिए। उसको दुख न हो,
ये देखना चाहिए। उसको क्रोध न आए, संताप न हो, उसको किसी विपरीत अशुभ परिस्थिति का सामना न करना पड़े, उसके शरीर को असुरक्षित अवस्था में न रहना पड़े, उसके मन को भय न लगे, इस प्रकार से उसका संभाल करना चाहिए। ये उस माता का नहीं, आने वाले बालक का संभाल हम कर रहे हैं, क्योंकि उस समय के संस्कार का प्रभाव बालक के चरित्र पर पड़ता है। ये चरित्र निर्माण का काल है, गर्भावस्था माने। मैं 2-3 उदाहरण दूंगी कि हम लोग उसको कितना लाइटली लेते हैं। ये लाइटली न लें और गंभीरता से इसका ध्यान रखें, इसलिए मैं 2-3 उदाहरण देती हूँ। मैं अमेरिका का उदाहरण देती हूँ, आज के काल का देती हूँ। एक मिनट जी, ये एक हरिदेव चहल जी, अपनी प्रेजेंटेशन बंद कीजिए प्लीज। ये बीच में प्रेजेंटिंग आपने शुरू किया है, कृपया इसे बंद कीजिए। हरिदेव चहल जी, ये प्रेजेंटिंग आपकी वीडियो में सबको नजर आ रही है, डिस्टरबेंस कर रही है, कृपया इसे बंद करें जी। ठीक है जी, करिए। हाँ, जी करिए। हाँ। अमेरिका में एक पति पत्नी थे, युवा, सुंदर, सुशिक्षित, संस्कारी, ऐसे थे। उनके घर में, अब अमेरिकन माने हम जान सकते हैं कि वे गोरे थे, सुंदर थे, ऐसे तंदुरुस्त थे। उनके घर में जब बालक का जन्म हुआ तो वह बालक नीग्रो जैसा, काला, खड़े बाल वाला, मोटे ओठ वाला और ऐसे यहाँ से उभरे हुए चिबुक वाला और ऐसा था। अब ये दोनों तो आश्चर्य में पड़ गए, हम भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा अनुभव है कि बालक या तो माता जैसा होता है या पिता जैसा होता है या दोनों जैसा होता है। लेकिन गोरे अमेरिकन लोगों का पति पत्नी का बालक निग्रो जैसा कैसे हो गया? तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तो वे सीधे डॉक्टर के पास गए कि ये क्या मामला क्या है। डॉक्टर को पता नहीं चला। फिर वो मनोचिकित्सक के पास गए, उसने भी बहुत पूछताछ की लेकिन पता नहीं चला। उसने अंत में कहा कि मुझे आपके घर ले चलो। वो घर गए, मुझे आपके बेडरूम में लेकर जाओ। तो बेडरूम में गए, वहां इसका कारण पता चला। क्या था? ये दोनों पति पत्नी फुटबॉल के बहुत शौकीन थे और फुटबॉल का एक वर्ल्ड फेमस ऐसा रॉबर्ट पेले नाम का खिलाड़ी है, आप भी जानते होंगे। वो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील का था। तो रॉबर्ट पेले का लाइफ साइज चित्र दीवार पर था और ये पति पत्नी जहां सोते थे उसके ठीक सामने था। तो जब भी ये सुबह आंखें खोलती थी माता, तो पहले ही दर्शन उस रॉबर्ट पेले के होते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? बालक का चेहरा और रंग और ये सब उसके जैसा बना। इतना प्रभाव दृश्य का पड़ता है, इतना प्रभाव मन जिसके साथ जुड़ा है उसका पड़ता है। इसलिए हमारी गर्भिणी माताओं को सुरक्षित रखना, बाहर अनजान लोगों के संपर्क में नहीं आने देना, ये ऐसा रिवाज था हमारा। ये हमारे जितने भी रिवाज है ना, अत्यंत वैज्ञानिक है। मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए बता रही हूँ कि पूरे जीवन का ये मूल कारण बनता है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो आगे बहुत सारी बातें हम करेंगे तो भी उसका उपयोग नहीं होगा। विनोद जी प्रेजेंटिंग बंद करें प्लीज। विनोद जी प्रेजेंटिंग बंद करें प्लीज। दूसरा उदाहरण बताती हूँ जी। एक सेकंड, किसी ने प्रेजेंटेशन खोल दी है इसमें। अच्छा, कृपया अपनी प्रेजेंटेशन बंद कीजिए प्लीज। विनोद जरीवाला जी, प्रेजेंटेशन अपनी बंद कर दें। अब अभिमन्यु की कथा तो हम जानते ही हैं कि अभिमन्यु जब माता की कोख में था, सुभद्रा की कोख में, तब श्री कृष्ण उसके मामा सुभद्रा को चक्रव्यूह कैसे भेदन करना वो बता रहे थे और वो सुन रहा था। तो वहां से वो चक्रव्यूह भेदन करना
सीखा है, तो सीखा जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में, पुराणों में मिलते हैं। आज हम इसको कहीं पर भी पालन नहीं करते। तो मेरा पहला अनुरोध आप सबसे है कि आपके घर में भी जब आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके पुत्र वधू ये जब बालक को जन्म देने वाली अगर हैं, तो इसका इतना ध्यान रखना चाहिए। उस समय उसका व्यायाम, उस समय उसका स्वाध्याय, उस समय उसका सत्संग, इन सारी बातों का ध्यान रखना। अब मैं आगे, मैं बहुत कम समय है इसलिए मैं बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दे सकती। जन्म के समय पर, जन्म की स्थिति पर पूरे जीवन का बहुत आधार है। दूसरा उदाहरण है जन्म के समय का। सुख प्रसूति और नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन नहीं होना चाहिए। सीजरियन जिसका भी होता है उस बालक को और उस माता को बहुत नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है, कैसे नुकसान होता है? सीजरियन से जन्म लेने पर माता बेहोश होती है, इसलिए जन्म देने का अनुभव उसको नहीं है। गर्भाशय से बाहर तो आता नहीं बालक, इसलिए माता को जन्म देने का अनुभव नहीं है, बालक को जन्म लेने का अनुभव नहीं है। और इस कारण से माता और बालक का संबंध गहरा नहीं बनता। अब माता के बारे में शास्त्र कहते हैं बालक के लिए प्रथम गुरु तो माता है, माता प्रथमो गुरु हो। इस माता और पुत्र का जो संबंध गहरा बनना चाहिए वो हम सीजरियन ऑपरेशन के कारण से उन दोनों को वंचित रखते हैं। कैसे भरपाई करेंगे? अब क्यों ऐसा होता है? तो पहले तो 9 महीने के दरमियान ठीक से आहार विहार व्यायाम नहीं किया जाता है। व्यायाम कौन सा सर्वश्रेष्ठ है गर्भिणी माता के लिए पता है? चक्की पर आटा पीसना और खड़े रहकर छाछ बिलोना, ये दोनों अगर किया तो हमेशा बिना कष्ट के नॉर्मल डिलीवरी होगी। हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? मालूम नहीं, अज्ञान है और भय है। वो माता भयभीत रहती है, अरे कष्ट होगा, अरे ऐसा होगा तो सिजरियन कर दो, ऐसा इतना कष्ट क्यों करना, ऐसा करते हैं। हम इस बात का संस्कार करना चाहिए, अपनी पुत्रियों को समझाना चाहिए कि ये कितना मूल्यवान है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 दिन हमारे यहाँ रिवाज था माता को और बालक को किसी का स्पर्श नहीं होने देना। घर से बाहर तो नहीं ही निकलना, परंतु घर में भी स्पर्श नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो उसकी ज्ञानेंद्रियां उस समय इतनी संवेदनशील होती हैं कि अपरिचित व्यक्ति का स्पर्श और दर्शन, कर्कश आवाज, तेज प्रकाश, इसका ज्ञानेंद्रियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुरक्षित रखो, अपरिचित लोगों से भी सुरक्षित रखो। और इसलिए घर में प्रसूति होना ये हमारे यहाँ रिवाज था। आज सारा विपरीत वातावरण है। कोई प्रिस्क्राइब नहीं करता कि घर में डिलीवरी करो, नहीं, डिलीवरी तो डॉक्टर के पास, डिलीवरी तो डॉक्टर के पास। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं और हमारे समझदार लोग भी कहते हैं बालक का जन्म ये मेडिकल साइंस का विषय नहीं है। बालक का जन्म ये कल्चरल साइंस का विषय है। मेडिकल साइंस घुस कैसे गया? कभी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और अब फ्रॉम डे 1 और इवन बिफोर डे 1 हमको दवाई की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। बालक का स्वास्थ्य जन्म पूर्व से ही खराब हो जाता है। आजकल अब नहीं जन्मे गर्भ के बालक का हार्ट, हृदय रोग होता है।
उसी समय उसको बीपी होता है, उसी समय उसको डायबिटीज लगता है। ये क्या है? हम अपने बच्चों का कर क्या रहे हैं? और यही बातें हम नहीं ध्यान में रखते हैं, इसलिए ये बालक बुद्धि से भी कमजोर होते हैं, मन से भी कमजोर होते हैं, शरीर से भी कमजोर होते हैं। तो गर्भावस्था, प्रसूति, प्रथम 10 दिन, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये सारी नींव है। विद्यालय की शिक्षा नींव देव कुछ नहीं है, ये नींव है और यही शिक्षा का प्रथम चरण है। इसलिए 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना बालक को लेकर, ये भी पालन करो। अब लोग अगर कहते हैं आज के जमाने में कैसे संभव है, आज का जमाना तो है क्या, हम बनाएंगे वैसा जमाना बनेगा। जमाना क्या चीज होती है? हमारा बालक ज्यादा है या जमाना ज्यादा है? क्या विचार करना, ये समझने की, विचार करने की, और मैंने पहले ही कहा था साहस की जरूरत है। इस शास्त्र को समझने की भी जरूरत है। मैं आगे बढ़ती हूँ। 6 महीने तक उसको स्कूटर पर नहीं बिठाना चाहिए, ऐसे ही हाथ में लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए। छोटी आयु में, मैं 1 वर्ष तक उसके वस्त्र, पात्र, खिलौने आदि सबका विचार करना चाहिए। उसे सूती कपड़े ही पहनाना चाहिए। उसे अगर आप लाड करते हैं, आपके पास पैसा है, तो उसको चांदी के बर्तनों में खिलाओ, उसको सूती और सच्चे रेशमी कपड़े पहनाओ। प्लास्टिक के खिलौने बिल्कुल ही मत लाओ, प्लास्टिक का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। लकड़ी के खिलौने लाओ, सिंथेटिक रंगों के बिल्कुल मत लाओ, लकड़ी के लाओ, और नेचुरल कलर जिसका है ऐसे ले आओ, ऐसे खिलौनों से। वो सॉफ्ट टॉयज दुश्मन है, सॉफ्ट टॉयज बिल्कुल ही मत लाओ। अब ऐसा है कि आजकल युवा माता पिता इसको मानते ही नहीं है, अगर किसी ने कहा भी तो मानते ही नहीं है। ये माने समझदार लोगों की बातें, ये माने शास्त्रों की बातें, ये माने अपने बुजुर्गों की बातें, ये माने। इसके लिए बुजुर्गों को, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, बाधा मानना चाहिए कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को ठीक अच्छी रखने के लिए इनको सद्बुद्धि दो। इनके मन में अपने शास्त्रों के प्रति, परंपराओं के प्रति, बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि श्रद्धा नहीं है, क्योंकि अज्ञान है, क्योंकि कभी भी किसी ने पढ़ाया नहीं है। आधुनिक आधुनिक करके इसको सब दकियानुसी कहा, बुर्जुआ कहा, ये तो आज के जमाने में नहीं हो सकता ऐसा कहा। उनका दोष नहीं है, लेकिन ये अपने ही युवा बच्चे हैं, तो इनके मन में श्रद्धा का भाव निर्माण हो, ये तो हमें व्यावहारिक ढंग से करना ही पड़ेगा। नहीं मानते हैं ऐसा करके तो नहीं चलेगा, ये मानेंगे कैसे इसको? इसके लिए ज्ञान युक्त, प्रेम पूर्ण, समझदारी से इनको बातें बतानी चाहिए। मैं मानती हूँ और जानती हूँ कि ये बात कठिन है, परंतु सही है, इसलिए हमको करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे वो खड़े होने लगते हैं, चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और फिर हमें उनको विद्यालय में भेजने की बहुत जल्दी हो जाती है। बेबी सिटिंग के लिए रखना पड़ता है, क्रेचेज में रखना पड़ता है, प्ले स्कूल में रखते हैं, केजी में जाते हैं। अब मैं आपको दुनिया भर के शिक्षा शास्त्र के नियम बताती हूँ। भारत के तो है ही, लेकिन दुनिया भर के शिक्षा शास्त्री कहते हैं छोटी आयु में बालक जब तक 5 वर्ष के नहीं होते तब तक उनको घर से बाहर, माता पिता से दूर नहीं भेजना चाहिए। भेजेंगे तो उनके विकास में बाधा आएगी।
बाप का प्ले स्कूल तो 2.25 वर्ष के बच्चों को एडमिशन देता है और हमें बहुत आकर्षण होता है और हम भेज देते हैं। और जैसे ही विद्यालय में गए अ आ इ ई शुरू, ABCD शुरू, इसकी जल्दी रहती है। कितनी हाई फीस होती है, कितना बड़ा शुल्क देकर भी हम भेजते हैं। ये सारा शास्त्र के विपरीत है, अनसाइंटिफिक है। हम कहते हैं ना आज का जमाना तो वैज्ञानिकता का जमाना है, टोटली अनसाइंटिफिक। बिल्कुल बच्चों की शिक्षा को भी, बुद्धि को भी, मन को भी, शरीर को भी नुकसान करने वाला है। अब आप कहेंगे कि सब लोग करते हैं, तो सब लोग करते हैं इसलिए सही थोड़े हो जाता है। ये तो कमर्शियली सब चलते हैं, तो स्कूल चलाने वाले आकर्षित करते हैं और माता पिता आकर्षित हो जाते हैं और उनके मन में बैठ गया है कि हाँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। अब इसका आप कर सकते हैं तो ऐसा साहस करो, परंतु सही बात तो यही है कि 5 वर्ष पूरा होने तक नहीं भेजना चाहिए। अब नहीं भेजना चाहिए तो वे घर में क्या करना, घर में उनका संस्कार कैसे होगा, घर में उनका विकास कैसे होगा। तो पहली बात है, बिल्कुल बच्चों के विकास के और संस्कार के वैज्ञानिक सूत्र हैं। पहला, हर बालक को अपना विकास करने की इच्छा होती है और अंदर से उनको विकास के लिए जो जो भी जरूरी है वो करने की इच्छा उनको अंदर से होती है। हम देखते हैं ना कि छोटा बालक तो जमीन पर लेटा रहता है, चित्त पीठ के बल पर। 2-4 महीने में ही वो पेट के बल पर ऐसे उल्टा होने लगता है। कौन कहता है उनको कि अब तुम उल्टा लेटो? कौन सिखाता है उल्टा लेटना? वही धड़पड़ कर 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 के उल्टा होता है। अंदर से कोई कहता है तुम 3-4 महीने के हो गए, अब उल्टा लेटो। आगे जाने लगता है, घुटनों चलने लगता है, खड़ा होने का प्रयास करता है। कौन कहता है अब तुम्हारा खड़ा होने का समय हो गया? अंदर से, अंतः प्रेरणा से खड़ा होता है। तो अंतः प्रेरणा से हमें समझना चाहिए कि उसको जो जो सीखना जरूरी है वह सब करने की उसको इच्छा होती है, इसलिए वो जो चाहता है वह उसे करने दो, बीच में बाधा मत करो, ना न कहो। दूसरा, जो कुछ उसको करना है वो इतनी बार करता रहता है, लगातार करता रहता है, जब तक उसको आ नहीं जाता तब तक वो करता है। इसका अर्थ है कि ये पुनरावर्तन करता है। इतना पुनरावर्तन तो कॉलेज में पढ़ने वाले युवक भी नहीं करते अपनी शिक्षा के लिए। ये तो सीखना है तो लगातार करता रहता है। उस समय उसको खाने की सुध नहीं, सोने की सुध नहीं, कुछ भी नहीं, थक जाता है तो भी करता रहता है, इसलिए उसको करने दो। आर्य चाणक्य कहते हैं और मनोविज्ञान कहता है, बालक को किसी भी बात का मना नहीं करना चाहिए, उसको करने देना चाहिए, केवल सुरक्षा करनी चाहिए उसकी। भाई वो चलने लगता है तो अगर हम ऊपर रहते हैं तो सीढ़ी है तो सीढ़ी को दरवाजा लगा दो ताकि वो गिर न जाए, लेकिन चलने से मत रोको। अब ये 2-3-4 वर्ष के बालक कैसे हैं? अनुकरण करते हैं, बड़े जैसा करते हैं वैसा ही उनको सब कुछ करना है। माँ अनाज साफ कर रही है तो बच्चों को अनाज साफ करना है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो बच्चे को अखबार पढ़ना है। घंटी बजती है तो उसको ही खोलने के लिए जाना है, उसको हर बात को छूना है और हर बात में उनको कुछ न कुछ करना है। पानी देखा नहीं तो पागल की तरह पानी में खेलने लगे, पानी गिरा देंगे, अपने ऊपर भी गिराएंगे। बाहर गए तो धूल में खेलेंगे, खेलते धूल को अपने सर पर डालेंगे, कपड़े पर डालेंगे, कपड़े निकाल देंगे, शोर मचाएंगे, भागेंगे, शांति से बैठेंगे नहीं।
हम कहते हैं ये उधम मचा रहे हैं। पानी गिरा दिया तो सब गीला हो गया। आपने पलंग पर चादर बिछा दी अच्छे से, तो इसको उसके ऊपर चढ़कर ही कूदना है। आपने सब्जी निकाली काटने को, तो इसको काटना ही है। सब कुछ करना है। अब ये क्या करता है, क्यों करता है? ये मैंने अभी कहा कि उसको सीखना है, उसको अपना विकास करना है, इसलिए करता है। मिट्टी, पानी, हवा, आकाश, सूर्य प्रकाश, ये सब पंच महाभूत हैं। और इस आयु में वह जितना अधिक पंच महाभूतों के साथ संबंध में आता है, उतना उसका आंतरिक विकास होता है। उसके चित्त वृत्ति में स्थिरता आती है, इंटेग्रिटी आती है। उसकी बुद्धि ग्रहणशील होती है, उसकी बुद्धि में बातें ज्यादा जल्दी उतरती है, उसका मन स्थिर ज्यादा रहता है। कितना पैसा खर्च करने से ये सब नहीं मिलता। ये सब पानी में खेलने दो, उससे होता है। मिट्टी में खेलने दो, उससे होता है। इसका एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। हम क्या करते हैं, इनसे उसको वंचित रख के पैसा खर्च कर करके उसको विद्यालय भेज देते हैं, काम नहीं करने देते। दूसरा, घर के सारे कामों से वो जुड़ता है, तो घर के प्रति वो ज्यादा जुड़ा रहता है। आजकल हम कहते हैं कि बच्चे 15, 17, 19 वर्ष के हो गए तो घर में तो उनको अच्छा ही न लगता है। माता पिता को अपने मन की बातें बताता ही नहीं है। क्यों नहीं बताता? दूरी हो जाती है, घर से दूरी हो जाती है, उनकी माता पिता से दूरी हो जाती है, क्योंकि बचपन में हमने उसको दूर रखा। ये बहुत मूल्यवान है, उनके अपनी आंतरिक बुद्धि और मन की शक्तियों का विकास करना। इसके लिए उनको इस प्रकार से मुक्तता से जो करना है वो करने देना। और दूसरा, घर के साथ उनका अटैचमेंट होना। ये 5 वर्ष की आयु तक के विकास का क्रम है। विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। तीसरा, इस आयु में संस्कार करने के विषय हैं, के लिए चाहिए लोरी गाना, कहानी सुनाना। हर दादा को, हर पिता को, हर माता को कहानी सुनाना आना चाहिए। हर माता को लोरी गाना आना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि रात को सोते समय जो भी सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं, उससे ही उनका स्वभाव, उनके गुण और उनका चरित्र बनता है, उसका संस्कार होता है। और इसलिए अच्छी लोरियां गाना ये हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया था। आज की माताओं को लोरी नहीं आती, आज के बड़ों को कहानी सुनाना नहीं आता। तो कहानी सुनाना, लोरी गाना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इस समय उनको सब कुछ खाना सिखाना चाहिए, उनके साथ बातें कैसे करना ये भी आना चाहिए, उनको प्रेरणा कैसे मिलती है। 2 उदाहरण मैं बताऊंगी कि वो उनके ऊपर कैसे प्रभाव होता है। मैं एक घर में गई, उसके वो पिताजी थे, वो एक विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। उनका छोटा बालक पालने में सो रहा था और हम बात कर रहे थे। उतने में वो छोटा बालक जागा और किसी कारण से रोने लगा। तो प्रधानाचार्य पिता थे, उन्होंने तुरंत उसको डांटा, चुप हो जाओ नहीं तो कुकू आकर ले जाएगा। और वो बेचारा चुप हो गया। परंतु वो कुत्ते से डरना सीख गया, उसके ऊपर ये संस्कार हुए कि कुत्ते से डरना। तो हम देखते हैं बच्चे पुलिस से डरते हैं। क्यों? हम डराते हैं, पुलिस आकर ले पकड़ जाएगी। डॉक्टर की सुई से डरते हैं, बाथरूम में बंद कर देंगे, इससे डरते हैं। ये हम उनको दब्बू बनाना सिखाते हैं। तो बात करते समय बहुत ध्यान रखना।
तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा तुम अभी पहले पहले इतना कर लो, बाद में चॉकलेट दूंगा। नहीं, ये इफ्स एंड बट्स नहीं चाहिए। ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं चाहिए, स्वाभाविक क्रम में करो। दूसरा उदाहरण देती हूँ। मैं एक घर में गई, पिताजी डॉक्टर थे पर समझदार थे। तो उनकी छोटी बेटी 3.5 वर्ष की खिड़की में खड़ी खड़ी आधा बाहर देख रही थी, आधा हमारी बात सुन रही थी, हम उसकी ही बात कर रहे थे। तो ऐसा जो खिड़की का दरवाजा है वो खोल बंद कर रही थी, उसमें उसकी उंगली चपेट में आ गई, थोड़ा बहुत उसको लगी। तो एकदम उसके आंखों में आंसू आ गए और ऐसा ऐसा करने लगी। पिता ने देखा, डॉक्टर थे, नहीं बहुत कुछ हुआ नहीं है, कोई गंभीर बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, अरे अरे यात्री बहन, इतनी चोट आई, उसमें कभी रोते हैं क्या? झांसी की रानी तो कैसे बहादुरी से लड़ती थी, हाथ में तलवार ले लेकर, और उसको कितने घाव हुए थे। तो तुम इतने छोटी बात में थोड़े रोते हैं, तुमको तो बड़े होकर कितने बड़े बड़े काम करना है। तो तुरंत चुप हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये भी संस्कार है, वो भी संस्कार है। हम अनजाने में उनको कितना गलत सब सिखाते हैं। तो ये सीखने की बातें हुई। मैं कैसा बनूंगा और किसके जैसा बनूंगा, उसका इस समय उनको सिखाया जाता है। अंतिम बात कहकर मैं मेरी बात समाप्त करूंगी। 40 मिनट तक बोलना था, अभी एक 5 मिनट और। मनोविज्ञान कहता है इतने छोटे बालकों को किसी बात की ना नहीं कहना चाहिए। उनका घर में सम्मान होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि मैं इस घर का राजा हूं और मेरी मर्जी रखना सबको बहुत अच्छा लगता है। मैं हूं इसलिए घर में सब खुश हैं। मेरे साथ बात करने की सबको इच्छा होती है, सबको बहुत आनंद आता है। मेरा कहना सब मानते हैं और मानना भी चाहिए। अगर वो छोटा बालक कहता है, दादाजी आपकी मूछे में खींचूंगा, तो खींचने दो। दादाजी घोड़ा हो जाओ, हो गए घोड़ा। पिताजी ने बाहर जाने के लिए कपड़े पहने हैं और बालक आकर कहता है मुझे गोद में लो, लेना चाहिए। अपने कपड़े ज्यादा है या बालक ज्यादा है? तो ना नहीं कहना, सम्मान करना, हम इस बात को ध्यान में नहीं लेते। एक बार एक विद्यालय की शिक्षिका मेरी परिचित थी, वो उसने ऐसा सुना था भाषण में, तो मेरे घर आई और कहने लगी, दीदी आप कहती थी कि बच्चों को मना नहीं करना चाहिए। आज मैंने गिना, मेरी बेटी सुबह 7 बजे उठी, तब से मैं अभी 5 बजे आपके पास आई हूँ, तब तक मैंने एक भी बात में उसको हाँ नहीं कहना है, कहा है नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तो बच्चे क्या सीखेंगे? ना कहना ही सीखेंगे। इसलिए मर्जी रखना, संभालना, मर्जी रखते रखते उनको संस्कार देना, जो हम चाहते हैं वैसा ही उनका चरित्र बनाना, ये बहुत कुशलता की बात है। इसलिए छोटी आयु की ये जो शिक्षा है वो गर्भावस्था और शिशु अवस्था की शिक्षा, ये कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, चित्त की, मन की, बुद्धि की ऐसी शिक्षा है। लेकिन ये शिक्षा देने का जिम्मा प्रथम माता का है और बाद में पिता का है। अभी शिक्षक का इसमें कोई स्थान नहीं है। अगर हम विद्यालय भेजते भी हैं तो विद्यालय की जो शिक्षिका है उसको माता के जैसा ही होना चाहिए। फिर भी वो माता हो नहीं सकती, माता का तो कोई पर्याय नहीं होता। इसलिए माता प्रथमो गुरु, पिता द्वितीय। 5 वर्ष के बाद पिता की भूमिका आती है, लेकिन अभी तो माता ही गुरु है। अब ये सारी बातें हो क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि हमने हमारे बच्चों को पति पत्नी और माता पिता बनना सिखाया नहीं है।
माता बनना कोई जोक थोड़े है, पिता बनना कोई खेल थोड़े है। वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? नई पीढ़ी को निर्माण करने की जिम्मेदारी है। हम केवल अपने बालक को जन्म नहीं दे रहे हैं, अपने बालक का विकास नहीं कर रहे हैं, हम समाज को एक अच्छा सच्चरित्र ऐसा व्यक्ति दे रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय दायित्व है, ये बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है। समाज को सुसंस्कृत बनाना है तो अच्छे सुसंस्कृत बालक को जन्म दो, राष्ट्र को समर्थ बनाना है तो समर्थ बालक को जन्म दो। और जन्म से जो प्राप्त होता है वो शिक्षा से प्राप्त नहीं होता। जन्म से अगर सामर्थ्य प्राप्त हुआ तो शिक्षा के माध्यम से उसको विकसित किया जा सकता है, परंतु जन्म सबसे पहले आवश्यक है। और जन्म से गर्भावस्था से लेकर 5 वर्ष तक की ये जो शिक्षा है वह संस्कार के रूप में होती है और पूर्ण रूप से माता पिता के माध्यम से ही होती है। इसलिए आज यदि हमारे हाथ से बात गई है तो ध्यान रखिए, जिसके भी घर में 5, 7, 10 वर्ष के बालक और बालिका पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको ये निश्चय करना चाहिए कि मेरे घर में पलने वाली बालिका को मैं इस प्रकार से संस्कारित करूंगा या हम इस प्रकार से संस्कारित करेंगे कि उसे बड़ी होकर अच्छी स्त्री, अच्छी पत्नी, अच्छी माता और अच्छी गृहिणी बनना है। मेरे घर में पल रहे पुत्र को अच्छा पुरुष, अच्छा पति, अच्छा गृहस्थ, अच्छा पिता बनना है, क्योंकि सैकड़ों पीढ़ियों की कड़ी के रूप में हमारे यहाँ बालक का जन्म होता है। भारत तो पीढ़ियों की, हजारों वर्ष की परंपरा का देश है और हजारों वर्षों में हजारों पीढ़ियां हुई हैं। वो सब हमारे घर में नई पीढ़ी के रूप में इसका वारसा लेकर आया है। इस पीढ़ी को समर्थ बनाना ये हमारा कर्तव्य है। बालक केवल अपने लिए थोड़ा होता है, बालक समाज के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है, संस्कृति और धर्म की रक्षा करने के लिए होता है। और इन सारे धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाली नई पीढ़ी का जन्म घर में होता है। इसलिए ये जन्म, ये गर्भावस्था, ये शिशुअवस्था, ये घर, उसके माता पिता, उसके पूर्व की पीढ़ियां, आने वाले बालक के पूर्व जन्म के संस्कार, इन सब को मिलकर बनती है ये प्रारंभिक शिक्षा। 2-4 अक्षर पढ़ लेना ये शिक्षा नहीं है। इतनी फीस देकर किसी बहुत बड़े विद्यालय में भेज देना ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो ये है जिसका एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता, जिसको करने में सही माता पिता को बहुत आनंद आता है और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। संस्कृति और धर्म की रक्षा करने का काम है। इस शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अपने घर में पलने वाली नई पीढ़ी को समझाना चाहिए। हम ही अपने अच्छे बालकों को जन्म देकर भारत के, हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, उसको समर्थ बनाने वाले लोग हैं। देश राष्ट्र समर्थ बनेगा तो हमारी नई पीढ़ी तो समर्थ बनेगी ही, हमारी नई पीढ़ी समर्थ बनेगी तो राष्ट्र समर्थ बनेगा। ऐसे समर्थ राष्ट्र की विश्व को आवश्यकता है। ये शास्त्र भारत के अलावा और कहीं पर भी नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। तो अगर हम समर्थ बनते हैं तो विश्व हमारे पास ये सारा सीखने के लिए आएगा, और कहीं उनके पास तो नहीं है, हमारे पास है। हमने उसको भुला दिया है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं
कि जो हमने भुला दिया उसे हम फिर से याद करें, व्यवहार में लाएं और हमारा कर्तव्य पालन करके पुण्य भी प्राप्त करें। सबकी ओर से भगवान को ऐसी प्रार्थना करके मैं मेरी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जी, बीच में मेरा फोन आ गया था बीच में किसी का। हाँ। एक अच्छा, मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। जितना इंदुमती जी ने बताया, वो इतने कम समय में इतना कुछ बता दिया, तो बहुत अच्छा वो रहा। और एक शास्त्र लिखा हुआ है इनके माध्यम से, अधिजनन शास्त्र, जिसको मुझे पढ़ने का मौका मिला, और जो ज्ञान इन्होंने दिया वो पूरे विस्तार से इन्होंने उसके अंदर समझाया हुआ है। अगर आप में से कोई साथी चाहें तो उस शास्त्र को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको आनंद भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये चीजें सिर्फ चर्चा की हैं, जबकि जो है डिलीवरी है, नॉर्मल होना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, ये चीज मानी जाती है। लेकिन मैंने ये पाया कि आपके अधिजन शास्त्र के माध्यम से कुछ वहाँ आपके केंद्र चलाए जा रहे हैं अधिजनन के, जिसमें कि जी आप ये सारी चीजें जो हैं, जो आप बता रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारा है। तो मैं चाहूंगा कि आप 2-4 मिनट जो है उन अनुभवों को जो आपने उसमें से लिए हैं वो इन सबके साथ शेयर करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, ताकि वो भी समझ जी, पाए भी ये सिर्फ बातों की नहीं है, ये प्रैक्टिकल किया जा सकता है। करने की बातें जी हैं। जी जी। जी सही है। हमारे गुजरात में विद्यालय चलते हैं, कुछ विद्यालयों में समर्थ भारत केंद्र ऐसा चलता है। यहाँ माता पिता का प्रवेश होता है, बालक का नहीं। कब प्रवेश होता है? जब वे बालक की तैयारी कर रहे हैं तब से होता है। तो माता नवपरिणीत दंपति का प्रवेश होता है जो बालक के इच्छुक हैं। फिर 3 महीने तक, ये मैं प्रैक्टिकल 10 वर्षों से चल रहा है वही बता रही हूँ, उनको 3 महीने तक योग और आयुर्वेद के माध्यम से शरीर शुद्धि और मन शुद्धि की जाती है। फिर उनका गर्भाधान संस्कार होता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, और तिथि नक्षत्र वार समय उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति आदि सब देखकर उनको गर्भाधान की अनुमति दी जाती है। उसके बाद 9 महीने तक मासानुमास परिचर्या, यानी पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में आहार, व्यायाम, स्वाध्याय, सत्संग, खेल, योगाभ्यास, एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, ऐसा सारा उनसे करवाया जाता है। और ऐसे उसके और 2 संस्कार और, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार किए जाते हैं। और बाद में उनको उनका जन्म हॉस्पिटल में न हो इसके लिए उनको आग्रह किया जाता है। उसके बाद जातकर्म संस्कार होता है, और फिर जन्म से लेकर 1 वर्ष के आयु तक के बालक के माता पिता, 1 से 2 वर्ष की आयु के बालक के माता पिता, 2 से 3 वर्ष की बालक के आयु के माता पिता, इन सब के लिए शिक्षा की व्यवस्था है कि आप घर में बालक का लालन पालन कैसे करेंगे, संगोपन कैसे करेंगे। 3 से 5 वर्ष में बालक भी विद्यालय में आता है, माता पिता की भी शिक्षा साथ साथ चलती है। इस प्रकार से 0 से 5 वर्ष तक की माता पिता की शिक्षा, माता पिता के माध्यम से बालकों की शिक्षा, ये शिक्षा तो बालकों की ही है, नई पीढ़ी की ही है, लेकिन माध्यम उनके माता पिता हैं। माता पिता के माध्यम से वो पढ़ता है, स्वयं अकेला नहीं पढ़ता, माता पिता पढ़ते हैं और उससे बालक भी संस्कार ग्रहण करता है। ऐसे केंद्र चलते हैं। 95% से अधिक नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। कहीं पर अगर कोई टेक्निकल मैकेनिकल ऐसा दोष है तो सर्जरी होती है, वरना नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। कुछ का तो घर में भी डिलीवरी हुई है। घर में डिलीवरी करना थोड़ा
कठिन है, क्योंकि हर घर में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। परंतु अब हमारा आग्रह रहता है हॉस्पिटल में भी घर के जैसा डिलीवरी रूम बनाओ। ये आजकल हॉस्पिटल में इसको लेबर रूम कहा जाता है। ये क्या बालक को जन्म देना ये लेबर है क्या, मजदूरी है क्या? वो तो बहुत कितनी शुभ घड़ी है। तो ऐसा ही पवित्र मंगल शुभ वातावरण निर्माण करना ये जरूरी है। तो ऐसे इसको आयुर्वेद में कुमारागार कहा है, प्रसूति खंड ऐसा बनाना, ऐसा आग्रह हम करते हैं। तो इसके फिर कई सारी साधन सामग्री बनाई गई है। संगीत कैसा है इसकी भी व्यवस्था की है, उनको आहार विहार की सारा, इसके फिर पुस्तकें भी बनाई गई हैं, खिलौने भी बनाए गए हैं, ये सब किया गया है। अब इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। और हम कहते हैं, परंतु युवा लोगों को भी इसकी ये आकर्षित तो करता ही है। किसको अच्छा बालक नहीं चाहिए? अच्छा बालक सबको चाहिए, लेकिन क्या करना ये मालूम नहीं। तो हमें स्थान स्थान पर इस प्रकार से युवा लोगों को ये सारा सिखाने के, बताने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं सभी का धन्यवाद भी करूंगा कि बड़ी शांति से और बिना डिस्टरबेंस किए सभी ने बड़े आराम से पूरे व्याख्यान को सुना। अब सभी से अनुरोध है कि आप जो भी कुछ पूछना चाहें पहले चैट बॉक्स में लिख देंगे तो एकदम से सब नहीं बोलेंगे। अगर कोई किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं। कुछ जिज्ञासा हो, कुछ मन में कुछ पूछना चाहें। एक प्रश्न मेरा है पहले, वो ये कि शिक्षा जो है कब से किस उम्र से शुरू करनी चाहिए? 8 जैसे पहले हमने पढ़ा था, अभी 8 साल के बाद हम शिक्षा शुरू करते हैं गुरुकुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। हाँ, शास्त्र की अगर बात माने, सिद्धांत की बात माने, तो 7 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही औपचारिक शिक्षा शुरू करनी चाहिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा है 5 वर्ष 5 मास 5 दिन होने पर विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। तो अक्षर पढ़ना लिखना ये सिखाया जाता है। फिर 7 वर्ष पूरा होने के बाद सही में असली में शिक्षा शुरू होती है। ये इतनी अगर प्रतीक्षा की तो आगे चलकर बहुत कम समय में, कम परिश्रम में वो बहुत अच्छा सीखते हैं। अभी से जल्दी जल्दी किया तो इस आयु में जो सीखना चाहिए वो भी नहीं होता, और जो नहीं सीख सकते वो तो नहीं ही सीख सकते। लेकिन ये तो बहुत कठिन बात है, अपने मन को समझाना यही सबसे बड़ी कठिन बात है। हमारी बुद्धि भी नहीं समझती और हमारा मन नहीं मानता, तो हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। एक कुछ साथी हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अब जो शास्त्र हैं अपने वो कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप ये बताएं कि ताकि सबको ही पता लग जाए कि कहाँ से प्राप्त। जी। हमारा पुनरुत्थान विद्यापीठ है। विद्यापीठ माने शिक्षा का ही केंद्र है। तो हमने गृह जीवन को लेकर कुटुंब शिक्षा को, अर्थात कुटुंब में होने वाली शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। देखो, शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है, और जीवन का विकास 60 से 70% घर में होता है, केवल 30-40% विद्यालय में होता है। इसलिए घर की शिक्षा को छोड़ दिया तो विद्यालय की शिक्षा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा समझकर हमने कुटुंब शिक्षा को बहुत महत्व दिया है, और इस दृष्टि से हमने अब तक
5 ग्रंथों का निर्माण किया है। पहला है गृह शास्त्र, घर किसको कहते हैं, घर कैसे बनता है, घर में रहा कैसे जाता है, घर की माने घर के जैसा माने आत्मीयता वाला व्यवहार क्या होता है, इस घर के काम कैसे किए जाते हैं, ये सारा गृह शास्त्र है। दूसरा अधिजनन शास्त्र ने घर में बालक के जन्म को लेकर पूरे शास्त्र ग्रंथ का निर्माण किया है। तीसरा है आहार शास्त्र, माने जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसी बुद्धि, जैसा अन्न वैसा चित्त। अन्न के ऊपर हमारे शारीरिक मानसिक बौद्धिक स्वास्थ्य का बहुत आधार है, और अन्न तो घर में ही बनता है। इसलिए आहार शास्त्र, भोजन बनाना कैसे, भोजन करवाना कैसे और भोजन करना कैसे, इसको लेकर आहार शास्त्र है। चौथा है गृह अर्थशास्त्र, घर चलाने के लिए चीजें आती कहाँ से है, पैसा आता कहाँ से है, कैसे आना चाहिए, कैसे खर्च होना चाहिए, क्या क्या अर्थार्जन कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, यह है गृह अर्थशास्त्र। और चौथा है गृहस्थाश्रमी का समाज धर्म, एक घर का समाज के प्रति क्या दायित्व है, उसको कैसे निभाया जाना चाहिए। ऐसे 5 ग्रंथ हैं। तो आज के जमाने के लिए ये बने हैं। अगर पूर्व के जैसे संस्कृत में ही रहे तो आज काम में नहीं आएंगे। पूर्व के जैसे सामुद्रिक शास्त्र है, तो सामुद्रिक शास्त्र आज मिलता ही नहीं है कहीं, और सामुद्रिक शास्त्र हम पढ़ नहीं सकते। सामुद्रिक शास्त्र है, आयुर्वेद है, उपनिषद है, स्मृतियां हैं, ऐसे विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न शास्त्रों में ये विषय हैं। तो हम लोगों ने इन सारे शास्त्रों का आधार लेकर गुजराती में और हिंदी में आज के लोग समझ सके उस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया है। तो ये 5 ग्रंथ पुनरुत्थान विद्यापीठ में उपलब्ध हैं। अभी गर्भ संस्कार और इस नाम से काफी कार्य देश में और जगह भी हो रहा है, लोग जागृत तो हो रहे हैं, तभी तो इस प्रकार का कार्यक्रम भी बना। अगर हमारी जागृति नहीं होती तो आज के व्याख्यान का विषय भी नहीं आता। तो धीरे धीरे करके लोग जागृत हो रहे हैं, हमें इस जागृति को व्यापक रूप देना है। हरिओम। हरिओम। आवाज आ रहा है आपका इंदु भाई, आवाज आ रहा है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं सुनाई दे रहा किसी का आवाज। आवाज आ रहा है, हम सब म्यूट पर हैं। अगला अच्छा, प्रश्न मैं पढ़ देती हूँ। हम ये हाँ, चाहते हैं हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सब्जेक्ट पर तैयार कैसे करें। अगर समाज तैयार होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या या स्टेट गवर्नमेंट क्या समाज की बात मानेंगे। सरकार के करने से नहीं होता। आपको मालूम गुजरात में अभी चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी बनी है। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी में यही सारा चलता है। उन्होंने हमारे साथ मिलकर भी बहुत किया है, लेकिन उसमें भी मेडिकल साइंस को उन्होंने ज्यादा उसका ये किया है, इसलिए ये शिक्षा का विषय है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ मना भी नहीं कर रही है और उसको करने के लिए देने की आवश्यकता भी नहीं है। जो काम माता पिता कर सकते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आवश्यकता है उसमें।
ये तो माता पिता को तैयार करने का विषय है। क्या विवाह करना है किसी का तो गवर्नमेंट चाहिए क्या उसके लिए? तो बालक को जन्म देना है तो सरकार क्यों चाहिए उसके लिए? मेरी समझ में नहीं आया प्रश्न। अगर नील कमल सिंगला जी हैं तो अपना प्रश्न को एक बार और पूछ सकते हैं, मैंने उन्हीं का प्रश्न पढ़ा है। हम ये हाँ, चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सब्जेक्ट पर तैयार कैसे करें। नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को तैयार करने की आवश्यकता क्या है? वो आपको मना कर रही है क्या? अच्छे बालक को जन्म ना दो ये कह रही है क्या? वो तो नहीं कह रही। सरकार क्या करेगी आपको? आपके अगर माता पिता ठीक नहीं है तो सरकार क्या करेगी? जी। हम्म। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है जब तक? हाँ, मुझे आ रही है। जी, कोई और प्रश्न किसी के हों? ठीक है फिर। हरिओम। हाँ, नमस्ते इंदु ताई, वो उनका लिखा हुआ आ रहा है कि उनका नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। हाँ हाँ हाँ, मनोज जी हाँ काफी चाहूंगा, नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। हाँ, ऐसा कुछ वहां से। नहीं, यहाँ तो सब ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मनोज जी का नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो और हम्म। यदि किसी की और प्रश्न नहीं है हम्म। तो ताई को हम बोल सकते हैं कि अब इस सत्र समाप्त किया जाए। ठीक। ठीक हाँ, है। सभी 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 प्रतिभागियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इतना नमस्ते बढ़िया जी, विषय, इतना धन्यवाद। बढ़िया हाँ। विषय और इतने सारे संक्षेप में बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रतिभागियों की तरफ से। जी जी जी। चलिए, जी, नमस्ते नमस्कार। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। इंदु ताई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।
माहित आहे मला तरी कुठे माहिती आहे.